हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग एमसीक्यू 1 से 10 तक कर चुके हैं और आज हम 11 से 20 तक करेंगे और कोशिश रहेगी कि सारे के सारे एमसीक्यू नेट और एमएसक्यू 2021 के भी हो जाए जल्दी से और अपलोड कर दिए जाए ताकि एग्जाम से पहले आपके पास कम से कम नहीं तो 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहे। ऑलरेडी 2015 से 2020 तक का अपलोड कर दिया जा चुका है। उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, किसी चीज़ का एक्सप्रेशन नहीं समझ में आता है तो भी मुझे बताइए। वी विल ट्राई टू सॉल्व कि उसको कैसे और अच्छे से बेहतर तरीके से बनाया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द यंगेस्ट वॉल्केनिक इवेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो वॉल्केनिक इवेंट हुए हैं अभी तक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जैसे राजमहल हो गया, दलमा हो गया, पंजाल हो गया, डेक्कन हो गया, इसमें और भी कुछ हैं। अगर उनका आपको सीक्वेंस करना है तो ये मैंने एक निकाला है स्टडीग्राफी यूनिट से। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डालमा ट्रैप हुआ है जो कि प्री कैम्बियन में था, फिर कडप्पा ट्रैप है जो कि प्रोटेरोजोइक में था, फिर हमारा फिर पंजाल ट्रैप वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है, फिर राजमहल एरप्शन हुआ है जुरासिक में, फिर डेक्कन एरप्शन हुआ है जिसको अपर क्रेटेशियस टू इओसीन में डालते हैं, फिर सिलहिट ट्रैप हुआ है। तो अगर अकॉर्डिंगली हम इसको देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डालमा ट्रैप सबसे ओल्डेस्ट है। आप इसको अगर 1 कह दें, 2 हो गया आपका, 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 यहाँ पे हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शन का डेटा है। तो सबसे पहले आपका डालमा ट्रैप हो गया कि जो सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे पहले हुआ था। उसके बाद कडप्पा होना चाहिए, कडप्पा यहाँ पे है नहीं। फिर पीर पंजाल है तो पंजाल वॉल्केनिक हो गया आपका, पीर पंजाल ये आपका सेकंड नंबर पे आ गया, थर्ड चलिए कह सकते हैं। फिर आपका फिर उसके बाद आपका राजमहल है, राजमहल आपका 4 में हो गया और 5 आपका डेक्कन हो गया, उसके बाद सिलहिट नहीं है। तो अगर इस सीक्वेंस में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर 5 आपको डेक्कन को मिला, इसका मतलब ये सबसे यंगेस्ट है। तो मेरा ऑप्शन डेक्कन हो जाएगा, डी ऑप्शन रहेगा। अब आप कहेंगे सर इस सीक्वेंस को याद करने का कुछ तरीका है क्या? मैंने एक न्यूमेरिक बनाने की कोशिश की है, मैंने अपने लिए बनाया था तो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे बेहतर आप बना सकते हैं तो मुझसे मुझसे शेयर कीजिए, मैं अपने चैनल पे उसको दिखाऊँगा। क्या करना है आपका न्यूमेरिक कैसा है कि दाल कढ़ाई में परोसी गई राजा के दरबार में शहंशाह द्वारा। दाल का मतलब यहाँ पे दालमिया ट्रैप है, कढ़ाई का मतलब कडप्पा है, परोसी मतलब पीर पंजाल है, राजा मतलब राजमहल है, दरबार मतलब यहाँ पे डेक्कन है और शहंशाह मतलब सिलहिट ट्रैप है या सिलहिट वॉल्केनो है। तो ये सीक्वेंस से आपको याद है कि सबसे पहले डालमा ट्रैप हुआ था और सबसे बाद में आपका सिलहिट ट्रैप हुआ था। Moving to the next question, which among the following is the only possible plunge for lineation located on the foliation plane? You know that we have a foliation plane, and in that foliation plane I have one lineation. Okay, lineation. This is my foliation plane. सो आपको अच्छे से मालूम है कि जो लिनिएशन होता है वो फोलिएशन प्लेन के अंदर ही होता है। तो फोलिएशन प्लेन की जो प्रॉपर्टी होगी, जो स्ट्राइक और डिप होगी, वही आपकी लिनिएशन की भी होगी। तो हम चलिए लिनिएशन और फोलिएशन को प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरा नॉर्थ है। अगर हम नॉर्थ में देखते हैं, अगर हम इसको हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लॉट करना चाहते हैं तो इसका 20 डिग्री नॉर्थ है, तो लेट इट बी ये 20 डिग्री हो गया। तो ये मेरा स्ट्राइक हो गया, ये 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये मेरा स्ट्राइक है। तो स्ट्राइक तो यही होनी चाहिए। फिर डिप कितना है? डिप 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो ये मेरा ईस्ट हो गया, ये साउथ है, ये वेस्ट है। इसका मतलब ये डिप अमाउंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये डिप हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कर रही है। तो जो भी प्लेन मेरा जो अब ये प्लेन है मेरा, ये फोलिएशन प्लेन की वैल्यू है और जो भी लिनिएशन इस पे होगा उसकी भी सेम प्रॉपर्टी होगी, उसका भी आपका प्लंज डायरेक्शन वही होगा जो इसका आपका फोलिएशन प्लेन्स का डिप अमाउंट और डिप डायरेक्शन होगा। तो अब ये जो अमाउंट है स्ट्राइक भी इसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो 20 देख सकते हैं आप, ये 20 यहाँ पे भी, 20 यहाँ पे भी है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो ये दोनों एक्सक्लूड हो गया। डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? साउथ ईस्ट है, तो मेरा ए ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के भी इसका आंसर ला सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको इस चार्ट को देखना पड़ेगा। इस ग्राफ में आपको डायरेक्टली दिया गया, जैसे कि आपको पता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसको हमने दो पार्ट में बांटा है, मेजर में और माइनर में। इसमें आपकी बहुत सी मेजर प्लेट्स हो जाती हैं, माइनर प्लेट हो जाती हैं। तो उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी एवरेज वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ नहीं तो कम से कम मेजर प्लेट्स जो हैं उनके आपको लोवेस्ट और मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी पता कर लिए, उसी तरह माइनर की पता कर लिए। तो इसमें अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो यहाँ पे आप वेलोसिटी की वैल्यू देख पा रहे हैं, ये वेलोसिटीज की वैल्यू है। ओके,
तो हमको किसकी किसकी देखना है, यूरेशिया प्लेट की बात करते हैं तो यूरेशिया प्लेट की वेलोसिटी लगभग आपकी 3.7 समथिंग लाइक दिस वन है। अब उसके बाद पैसिफिक प्लेट की बात करें तो ये मेरा पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट की अगर हम वेलोसिटी देखते हैं तो ये एवरेज है 11.7, 17.2, 18.3। मैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ले लेता हूँ 18.3। अफ्रीकन प्लेट की बात करें तो ये आपका अफ्रीकन प्लेट है, इसकी वेलोसिटी 2 है यहाँ पे, तो मैं 2 ले लेता हूँ। फिर नॉर्थ अमेरिका प्लेट की बात करें तो यहाँ पे मेरा नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, इसकी वेलोसिटी 1.8, 2.33 समथिंग लाइक है, तो मैं चलिए मैक्सिमम 3.0 ले लेता हूँ। तो एवरेज थोड़ा सा नॉर्मल होगा, मैंने मैक्सिमम सारे के लिए वैल्यू ली है और उसी को करने की कोशिश की है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपकी पैसिफिक की है, मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी अगर बात करें तो पैसिफिक की आएगी। इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि अ लाइमस्टोन कंटेन लाइम मड। इसमें क्या दिया गया आपको, आपको डनहम क्लासिफिकेशन की बेसिस पे जो कि लाइम मड के लिए रिलेटेड है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये जो हमको प्रॉपर्टीज दी गई जिसमें हमको एलोकेम्स 25% दिया गया है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये रॉक क्या कहलाएगी, मड स्टोन कहलाएगी, वेक स्टोन कहलाएगी, पैक स्टोन कहलाएगी या ग्रेन स्टोन कहलाएंगी, तो यही हमको यहाँ पे देखना है। इसमें अगर आप क्लासिफिकेशन में जाए तो यहाँ दो पार्ट में है। पहले पार्ट में आपका कंटेन्स लाइम मड और नो लाइम मड है। फिर इसमें ये क्या है आपका एलोकेम जो है आपका लेस देन 10% है, इस तरीके से आपको दिया है यहाँ पे। लेस देन 10% ऑफ द कंपोनेंट आर टू लेस देन 2 mm की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एलोकेम लाइमस्टोन नो एविडेंस दैट द ओरिजिन कंपोनेंट आर बाउंड टुगेदर एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन। यहाँ पे क्या है, एलोकेम लाइमस्टोन ओरिजिनल कंपोनेंट आर ओरिजिनली बाउंड ड्यूरिंग द डिपोजिशन। तो इस तरीके से आपको दो पार्ट में दिया गया है। फिर इसको भी आपको 4 पार्ट में यहाँ पे किया गया, जिसमें आपका कंटेन लाइम मड है और नो लाइम मड है। ओके, तो यहाँ पे लाइम मड कंटेन कर रहा है, यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे 25% एलोकेम की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लेस देन 10% ग्रेन, यहाँ पे लेस देन 10% ग्रेन की बात करें, जबकि ये 25% है। इसका मतलब ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, तो हम ग्रेटर देन 10 में आ गए, तो मेरा क्या ऑप्शन होगा, वेक स्टोन मेरा ऑप्शन होगा, तो बी मेरा ऑप्शन हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। कन्वोल्यूट लेमिनी फॉर्म बाय डेसिकेशन। नो, कन्वोल्यूट लेमिनी किससे बनता है, लिक्विफेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स से बनता है, डेसिकेशन से नहीं बनता है। लोड कास्ट इज एन इरोजनल स्ट्रक्चर। लोड कास्ट इरोजनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये डेवलप करता है आपका डिफरेंशियल सिंकिंग की वजह से, तो ये भी मेरा रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी मेरा रॉन्ग ऑप्शन है। प्राउड मार्क इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द बेड। प्राउड मार्क क्या होता है कि जो आपका पार्टिकल होता है जब आप मूव करता है रिवर में, तो वो बाउंस करते करते जाता है, तो उसकी वजह से जो मड पोर्शन होता है, तो मड के सरफेस पे मतलब आपके रिवर के बॉटम में वो जाके उसका मार्किंग करने जाता है। जब भी बाउंस करता है तो एक एक अपना मार्क छोड़ता जाता है, तो इसी को हम प्राउड मार्क कहते हैं। तो इसका मतलब ये बॉटम ऑफ द बेड में बनता है, तो ये मेरा सही ऑप्शन है। वेव रिपल ऑकर एट द टॉप ऑफ द टर्बाइट डिपॉजिट। आपको अच्छे से पता चले टर्बाइट डिपॉजिट है, हमको जनरली सी बॉटम डिपॉजिट फॉर्म होते हैं, जो कि मैसिव स्लोप जो होते हैं उनके फेल्यूर से बनते हैं। तो वेव रिपल क्या होती है, हमारी सरफेस पे होती है, और टर्बाइट हमारा सी बॉटम में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वेव रिपल जो है उससे कहीं से भी टर्बाइट से रिलेटेड नहीं ना डिपॉजिट से, तो ये भी मेरा रॉन्ग ऑप्शन है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, 15 का सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की खासियत क्या यह समझिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल फॉर्म डज नॉट बिलोंग्स टू द डाइटेट्रागोनल पिरामिड क्लास। ये क्लास की बात कर रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं दिया गया कि ए बी सी की वैल्यू नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस एस वाई जेड, ऑप्टिकल जो वाइब्रेशन कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में कुछ नहीं दिया गया, आपको मिलर इंटरसेप्ट नहीं दिया गया। फिर आप कैसे पहचानेंगे कि हमको इसका आंसर कैसे कोरिलेट करना है, यहाँ पे यही समझने वाली बात है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लास की बात कर रहा है, तो ये कौन सा क्लास है, ये ओपन है या क्लोज फॉर्म है, ये देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए डाइटेट्रागोनल पिरामिड इज अ क्लोज फॉर्म। तो अब हमको ये जब क्लोज फॉर्म है तो हमको यहाँ पे ये छाटना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा कौन सा क्लोज फॉर्म है कौन सा क्लोज फॉर्म नहीं ना। आप सबको अच्छे से पता है सी पेडियन, प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डाइटेट्रागोनल प्रिज्म, ये सारे के सारे आपके ओपन फॉर्म है, जबकि टेट्रागोनल डाइपिरामिड ही ओनली ऐसा फॉर्म है जो क्लोज फॉर्म है। तो ये मेरा इससे सिमिलर टाइप से प्रॉपर्टी शो करता है, तो मेरा 16 डी आंसर सही आंसर होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आंसर, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। इफ अ कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेटर देन 90% प्लेजियोक्लेस, ग्रेटर देन आपका जो प्लेजियोक्लेस है ग्रेटर देन 90% हो तो उस रॉक को हम एनार्थोसाइट कहते हैं, और कुछ नहीं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला इसको। ये कोई भी बंदा टीरेल की बुक या मिनोलॉजी की मिनोलॉजी की कोई भी बुक उठाता है, इग्नियस मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी की बुक उठाता है, तो ये आपको उसमें डायरेक्टली स्टेटमेंट मिलेगा।
ठीक है, तो इसमें कोई डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा डिटेल जाने का क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका आंसर कैसे निकालना है। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंपोजिशन चेंजेस। हमको कंपोजिशन चेंज मतलब जो प्लेजियोक्लेस का चेंज होगा, कंपोजिशन मतलब प्लेजियोक्लेस आपको पता है कि एनॉर्थाइट होता है, मतलब कैल्शियम रिच होता है और सोडियम रिच होता है। तो इस तरह का जो हमारा बाइनरी सिस्टम होता है उसमें जब हम मेल्ट रिएक्शन करता है तो एनॉर्थाइट बनाता है और एल्बाइट बनाता है, तो वो जो प्लेजियोक्लेस का कंपोजिशन चेंज होगा उसके बारे में यहाँ बात करने के लिए बोल रहा है। मैफिक मैग्मा, अब आपको यहाँ पे मैफिक मैग्मा की बात करें तो मैफिक का मतलब क्या है, वो कैल्शियम रिच होना चाहिए। मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा वो हम कहाँ से मूव करेंगे, हमारा मूवमेंट स्टार्ट होगा एनॉर्थाइट से एल्बाइट की तरफ। इसका मतलब हम एनॉर्थाइट से क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करके अल्बाइट पे जाएंगे। तो एनॉर्थाइट का कंपोजिशन क्या है, CaAl2SI2O3 और हमारा एल्बाइट का कंपोजिशन क्या है, NaAlSI3O8। मतलब हम क्या करेंगे, एनॉर्थाइट बनाते बनाते हम एल्बाइट बनाएंगे, मतलब हमारा जो ट्रांजिशन होगा एनॉर्थाइट से एल्बाइट में होगा। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर हम एनॉर्थाइट से स्टार्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देखिए Na और Ca की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Na और Ca की बात कर रहा है, और उसके बाद Al और Si की बात कर रहा है। तो ये दोनों चेंजेस के बारे में ये बात कर रहा है, तो ये क्या चेंज हुआ इसमें, यही हमको देखना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एनॉर्थाइट से एल्बाइट बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आप देख मिल्क में आपका ये कम होता जाएगा, कैल्शियम कम होता जाएगा। इसका मतलब कैल्शियम डिक्रीज होता जाएगा, कैल्शियम की क्वांटिटी कम होती जाएगी और किसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, सोडियम की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और आपको पता है ये ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा रेशियो जो होगा ये इंक्रीज करेगा। ओके, तो इंक्रीज करना चाहिए, तो रेशियो Na रेशियो डिक्रीजेस, नहीं ये मेरा ऑप्शन नहीं ना, बोथ Na एंड Al रेशियो इंक्रीजेस। हाँ, अब देखिए Na रेशियो तो इंक्रीज कर रहा है तो ये पार्शियली हमारा आंसर हो गया। Na ये भी इंक्रीज कर, तो इसका मतलब B और C मेरे ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब B वाला पार्शियल है, अभी हमको नहीं मालूम कि Al Si रेशियो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट इतना तो पता चल गया कि Na और Cl इंक्रीज कर रहा है। चलो अब देखते हैं कि Al Si की क्या कहानी है। यहाँ पे हमारा Al2 था और Al1 हो गया, मतलब 2 से 1 बन गया, इसका मतलब ये कम हो रहा है। ठीक है, अब SI यहाँ पे 2 था और यहाँ से 3 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। SI का अमाउंट बढ़ रहा है और Al का कम हो रहा है। अब आपको पता है अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है तो ये पूरा का पूरा रेशियो हमारा क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ओके, तो इसका मतलब Al SI का रेशियो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों नहीं बढ़ रहा है, तो मेरा ये बी ऑप्शन खत्म हो गया और क्या बचा हमारा AlSiO2, ये वाला ऑप्शन बचा, इसका मतलब सी मेरा राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से इस सवाल को लगाना था जो मैंने कर दिया आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये डायरेक्टली आपका स्ट्रेटिग्राफी सीक्वेंस से रिलेटेड है। इसमें क्या करना है, आपको कडप्पा का सीक्वेंस अगर याद होगा तो ये सवाल आप अच्छे से कर लेंगे। कडप्पा का सीक्वेंस आपका क्या है, मेन आपका जो ग्रुप है वो क्या है, पापागनी, चैयर, नल्ला मलाई, कृष्णा है। और इसका भी अगर आप और इसको डिवाइड किया गया है किसमें, गुलचेरू, वेम्पल्ली, पुलवेंदा, तदपत्री, बैरनकुंडा, कुंभम, एराकोंडा, कोलामल्ला, सिरिसैला, फिर सबसे ऊपर अनकंफर्टी के बाद हमारा कर्नूल ग्रुप आ जाता है। तो अगर ये सीक्वेंस आपको याद होगा तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि गुलचेरू सबसे बॉटम में सबसे ओल्डेस्ट है, तो गुलचेरू या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। उसके बाद हमारा क्या वेम्पल्ले है, तो वेम्पल्ले होना चाहिए दूसरा ऑप्शन, तो मेरा ऑप्शन बी हो गया, तो बी मैं यहाँ पे लगा के निकल लूंगा और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इकोनॉमिकल जियोलॉजी से रिलेटेड है, इसको भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। आपको आयरन और पता है कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, आयरन और आपको बेलेरी में मिलता है, तो हमारा P4 हो गया। चलिए P4 हो गया, तो P4 हमारा कहाँ है, A में है और D में है। ओके, बेलेरी में आपको मतलब आयरन और सबसे ज्यादा आपको बेलेरी में मिलता है। अगर बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल आपका निकिल और कॉपर हो सकता है। ठीक है, तो निकिल और कॉपर आपको कहाँ मिल सकता है, आप देखिए यहाँ पे रामपुरा अगुचा में आपको पता है कि ये लेड और जिंक की माइन है। अगर लेड और जिंक ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप उसको फिर बाद में किससे कोरिलेट कर सकते हैं, बेस मेटल से कर सकते हैं। वहां पे आपको रामपुरा गुचा में निकिल और कॉपर एज अ बेस मेटल भी मिलता है। इसका मतलब क्यू मेरा 3 हो गया, तो Q3 कहाँ है भाई, यहाँ पे देख लीजिए हमारा डी ऑप्शन हो गया। और जैसे मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए और आगे बढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम कम है, बट अगर
तो अगर एलिमिनेशन टेक्निक लगाया तो हमारा डी तो ऑप्शन हो गया, बट उसके बावजूद भी आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं और आगे देखना चाहते हैं, तो क्रोमाइट कहाँ पे होना चाहिए? क्रोमाइट आप समझ लीजिए कि मेरा क्रोमाइट आर जो होगा वो सुकिंदा में सबसे ज्यादा क्रोमाइट आपको 98% रिजर्वायर मिलता है सुकिंदा में क्रोमाइट का, और यूरेनियम आपको भटान में पाया जाता है। भटान में, वो झारखंड में जो आपकी माइंस है भटान में, वहां पे आपको यूरेनियम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। डी ऑप्शन हो गया मेरा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है पढ़ाई करिए ताकि आप जैम अच्छे से क्लियर कर सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।